जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम तनोतु नः शिवः शिवम। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैंने शिव तांडव स्तोत्रम से की है। इसका पहला कारण यह है कि आज महाशिवरात्रि है और दूसरा कारण यह है कि महाराष्ट्र में आजकल हंगामा मचा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अघाड़ी सरकार में शिवसेना के नाम पर राजनीति करने वाले सीएम उद्धव ठाकरे समेत उनके सहयोगियों पर संकट आता दिख रहा है और शायद इन संकटों से बचने के लिए उनका सहारा शिव तांडव स्तोत्रम ही बने। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। थर्ड आई में आज 3 खबरें हैं। पहली खबर है महाराष्ट्र के उद्धव सरकार की, जहां महाघोटालों का महापर्दाफाश हो रहा है। वहीं दूसरी खबर है दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां दिल्ली दंगों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी गांधी फैमिली को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं तीसरी खबर सबसे अहम है, जो अंत में बताऊंगा। अपने इसी कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले मैंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुओं को हिजाब पहनना होगा। वो बात सच साबित होती दिख रही है, लेकिन कहां, ये भी बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जब से अघाड़ी सरकार बनी है तब से उसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। पहले दिशा सालियान और सुशांत केस में उद्धव सरकार की किरकिरी हुई। ड्रग्स मामले में उत्पात मचा। ये मामले चर्चा में ही थे, तभी वसूली गैंग का पर्दाफाश हो गया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक जेल पहुंच गए, ईडी के कस्टडी में पहुंच गए। वो भी पैसों के अवैध लेन देन और आतंकियों से संबंध के आरोप में। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने के आरोप में जेल पहुंचते ही नवाब मलिक की तबीयत खराब हो गई। 2 दिन भी जेल में नहीं रह सके। ईडी की कस्टडी को नहीं झेल पाए, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए और बहाना बनाकर ड्रामेबाजी करते हुए अस्पताल पहुंच गए। लेकिन यहां से कोई खास राहत नहीं मिली और फिर जेल जाना पड़ा, ईडी की कस्टडी में जाना पड़ा। 28 फरवरी को फिर जेल पहुंच गए। दरअसल हमारा संविधान और कानून इतना लचीला है कि आरोप इसमें लगते हैं, लेकिन कोई ना कोई आरोपी कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेता है और मौज करता है। अब आप इसी केस में देखिए कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को ईडी की हिरासत में भेजा गया, लेकिन 2 रात के बाद ही वो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंच गए और 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद कल यानी 28 फरवरी को पुनः ईडी की कस्टडी में गए। पिछली रात नवाब मलिक की तीसरी रात थी जो कस्टडी में गुजरी। वहीं आज शिवरात्रि है, छुट्टी भी हो सकती है। अब महज 2 दिन और बचेगा जब ईडी पूछताछ करेगी और कोर्ट से कस्टडी की मांग करेगी, ताकि नवाब मलिक ने सहयोग नहीं किया। खैर, अब वहां क्या होगा ये तो ईडी, मलिक और भगवान ही जाने। लेकिन इसी बीच एनसीपी के दूसरे बड़े नेता उद्धव सरकार में मंत्री, डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार को आजकल पीएम मोदी में जन नेता दिखने लगा है। इसका कारण है लवासा प्रोजेक्ट का घोटाला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विकास के एजेंडे से लोगों का दिल जीता है। एक संवाददाता सम्मेलन में अजित पवार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो अपने विकास के एजेंडे के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। लोग उन्हीं को अवसर देते हैं जो विकास की बात करते हैं। राज्य के मंत्री नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा महाराष्ट्र के दागी मंत्रियों की सूची प्रकाशित करने से संबंधित सवाल पर अजित पवार ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भी जेल चले जाना चाहिए? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ विकास के लिए काम करता हूं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लवासा प्रोजेक्ट है क्या और यहां घोटाला हुआ तो कैसे। साल 1999 से लेकर 2003 तक कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी। विलासराव देशमुख सीएम थे। उसी समय साल 2001 में लवासा प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, जिसमें शरद पवार की विशेष दिलचस्पी थी। पुणे से 70 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के पास हिल स्टेशन लवासा के निर्माण से संबंधित परियोजना के लिए दी गई अनुमति पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, सरकारी तंत्र पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके परिवार के प्रभाव एवं दबदबे के कारण ही इसका विकास हुआ। सबसे जो बड़ी चीज इसमें सामने आई, अदालत ने अपने आदेश में लवासा हिल स्टेशन परियोजना को शरद पवार के दिमाग की उपज बताया। हाईकोर्ट ने परियोजना पर उठाए गए सवालों को योग्य बताते हुए कहा, लवासा सिटी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की रुचि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इससे यह साबित होता है कि आरोप सही हैं। यानी जज ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शरद पवार और सुप्रिया सुले द्वारा प्रभाव और दबदबा का इस्तेमाल करना अनुचित निष्कर्ष है। इस तथ्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बता दें कि 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने हिल स्टेशन के विकास की अनुमति दी थी। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार जल संसाधन मंत्री थे। उनके आदेश से इस परियोजना को अनुमति मिली थी, जिसका याचिकाकर्ता ने विरोध किया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता नाना साहेब जाधव ने एक याचिका दी और कहा कि साहब, इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पूरे लवासा प्रोजेक्ट पर यह माना कि इसमें भारी स्तर पर गड़बड़ी की गई है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कमाने के उद्देश्य से किया गया। किसानों से कौड़ी के भाव जमीन खरीद लिया गया और इसे हिल स्टेशन बनाने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें पूरा पवार परिवार सम्मिलित रहा, पूरा पवार परिवार आरोपी रहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में हलफनामे का जवाब सिर्फ अजित पवार ने दिया था। कितनी अजीब सी बात है ना, कि पूरा का पूरा परिवार एक पैसा लूटने के लिए एक पूरी परियोजना को ला देता है। सरकार उसे अनुमति भी दे देती है, लेकिन यह अनुमति सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी, फिर भी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि याद करिए उस वक्त बीजेपी की सरकार हुआ करती थी केंद्र में। अब आखिर यह सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि अपने करीबियों को ठेकेदारी दे दी गई और साफ तौर पर कह दिया गया कि केंद्र सरकार के मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने खुद को, कांग्रेस की सरकार ने, एनसीपी की सरकार ने खुद को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया और इस लवासा प्रोजेक्ट के तहत बड़े स्तर पर बड़े घोटाले को, महाघोटाले को अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दिल्ली दंगा मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस भेजकर कोर्ट ने उनसे दंगा मामले में पक्षकार के रूप में केस चलाने को लेकर सवाल पूछा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद परवेज वर्मा और कपिल मिश्रा के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए गए नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया है। कोर्ट ने यह नोटिस एक दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दंगा मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने दंगा भड़काने के मामले में कई राजनेताओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने पूछा था कि ये क्या वही लोग हैं जो इस मामले में पक्षकार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या उनकी बात सुने बिना गिरफ्तार करने की याचिका पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि दिल्ली में 23 फरवरी 2020 में दंगा हुआ था। 26 फरवरी तक हुए इस दंगे में करीब 53 लोगों की मौत हुई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में करीब 581 लोग घायल हो गए थे। दंगा मामले में पुलिस ने 755 एफआईआर दर्ज की है। दर्ज केसों में से कुछ मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट, करकरडुमा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं कुछ आरोपियों को कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ बड़े राजनेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी से पूछा है कि मामले में पक्षकार के रूप में उन पर केस क्यों न चलाया जाए। 4 मार्च तक सभी को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा। इन सब के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से पहले कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए इन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान,
असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा महमूद प्राचा, हर्ष मंदर और अभिनेत्री स्वरा भास्कर को भी नोटिस जारी किया गया है। इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। हमने इसी अपने कार्यक्रम में आपसे कुछ दिनों पहले ही कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हिंदुओं को हिजाब पहनने के लिए बाध्य किया जाएगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है बांग्लादेश के जेसोर में स्थित अद-दिन सकीना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। अब यहां पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हिजाब जरूरी कर दिया गया है। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या गैर मुस्लिम, कोई किसी भी धर्म मजहब की हो, लेकिन उन्हें इस कॉलेज में यदि पढ़ना है, एडमिशन लेना है, तो उन्हें हिजाब पहनना होगा। इस मामले पर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि किसी को भी धार्मिक या मजहबी कपड़ों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये कोर्ट और कानून और संविधान को मानते कहां हैं। इन्होंने अपने स्तर से एक फतवा जारी कर दिया कॉलेज में कि नहीं, यदि आपको पढ़ना है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, तो आपको हिजाब पहनना होगा। अब मेरा सवाल है देश के उस सेकुलर गैंग से, टुकड़े टुकड़े गैंग से, राहुल गांधी से, कांग्रेस से और तमाम वामपंथियों से जो कर्नाटक हिजाब मुद्दे पर ज्ञान दे रहे थे, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। क्या स्वतंत्रता सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही है? हिंदुओं की कोई स्वतंत्रता नहीं। बांग्लादेश में हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं, क्या वहां उनका कोई अधिकार नहीं? जहां हिंदुस्तान में तो इस 40 करोड़ आबादी को अल्पसंख्यक बताकर तमाम तरह के प्रोपगंडा और एजेंडा फैलाए जाते हैं, लेकिन उस बांग्लादेश में हो रहे इस अत्याचार पर बोलने के लिए किसी के भी मुंह में जबान नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि वो दिन दूर नहीं, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में, अभी तक ये बांग्लादेश से शुरुआत हुई है, जैसे कर्नाटक से हिजाब की शुरुआत हुई, बांग्लादेश से हिजाब पहनने की या हिजाब के लिए बाध्य करने की या हिजाब पर फतवा जारी करने की शुरुआत हुई है। आने वाले वक्त में आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के किसी न किसी राज्य में भी इसकी शुरुआत अवश्य होगी। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।